हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आश्रम में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्ज़ाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार के बारे में देखा था। आज एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्ज़ाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा को देखेंगे। पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्ज़ाम में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में इस टॉपिक से लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस हिसाब से देखें तो ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूँ तो कहें ये टॉपिक है बहुत छोटा, लेकिन इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, उसमें पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल अब तक कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, या फिर कितने नृत्य को भारत में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, यानी कि कुल 8 नृत्य को भारत में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। वे कौन कौन से हैं? तो पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा ओडिसी, चौथा कथकली, पांचवा कथक, छठा मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। ये 8 नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जिसे कि 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। और यह सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है ये असम राज्य से संबंधित है। वैसे हम लोग आगे एक एक कर सारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में और उससे संबंधित जो कलाकार हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम को देखें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु, उस तमिलनाडु राज्य से यह भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत एक रुक्मणी देवी के द्वारा किया गया था। रुक्मणी देवी के द्वारा भरतनाट्यम नृत्य का शुरुआत किया गया था। यह मंदिर से संबंधित नृत्य है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिलनाडु राज्य का कौन सा नृत्य मंदिर से संबंधित नृत्य है? तो याद रखेंगे भरतनाट्यम मंदिर से संबंधित नृत्य है। अब इसके बाद भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये तमिलनाडु राज्य से भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार है। उसके बाद अगला है मृणालिनी साराभाई, यह भी भरतनाट्यम की एक प्रमुख कलाकार है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है तिल्लाना और अलारिपो। तिल्लाना और अलारिपो किन 2 नृत्य के भाग हैं? तो ये भरतनाट्यम के ही 2 भाग हैं, तिल्लाना और अलारिपू। तिल्लाना और अलारिपू का मतलब क्या है कि भरतनाट्यम नृत्य जब स्टार्ट होता है तो झुककर शुरू होता है। तो यह जो झुककर शुरू करने की कला है उसे हम लोग तिल्लाना कहते हैं, और जब खत्म होता है तो खत्म होने के टाइम भी यह झुककर खत्म किया जाता है। तो इस झुककर खत्म करने की क्रिया को अलारिपो कहा जाता है। उसके बाद अगला है कुचिपुड़ी। एक नृत्य खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है
और यह आंध्र प्रदेश का एक कुचेल गांव है, कुचेल गांव से भी संबंध रखता है। इसी नृत्य को थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है, थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है। अब इसके भी प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के भी मुख्य कलाकार हैं और कुचिपुड़ी के भी मुख्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। और राधा रेड्डी दूसरे कलाकार हैं, राधा रेड्डी। राधा रेड्डी भी कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। आप इनके नामों को याद रखें, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद अगला देखते हैं सत्रिया। सत्रिया जो हम लोगों ने देखा कि यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। और इसे कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। अब यह किस पर आधारित है? तो यह शंकर देव पर आधारित है। यह क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछा जाता है कि शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, उससे शंकर देव संबंधित है। अगला शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है, ओडिसी भारतीय राज्य ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जो कि पहले कलाकार हैं केलू चरण महापात्र। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। केलू चरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो ओडिसी के। उसके बाद अगला है माधवी मुदगल, माधवी मुदगल। और तीसरे हैं संयुक्त पाणिग्रही। ये तीनों नाम याद रखेंगे आप लोग। ओडिसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है और इसके प्रमुख कलाकार केलू चरण महापात्र, माधवी मुदगल और संयुक्त पाणिग्रही हैं। उसके बाद अगला है कथकली। कथकली भारतीय राज्य केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है यह कथकली। उसका जो मोटो है, कथकली नृत्य का जो मोटो है, यह भी पूछा जाता है, अच्छाई पर बुराई की जीत। उसी कथकली का यह मोटो है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस नृत्य में, किस शास्त्रीय नृत्य में नयनों का संचालन किया जाता है? तो नयनों का संचालन भी कथकली नृत्य में ही किया जाता है। और इस नृत्य के लिए हरे और काले रंग का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि कौन से नृत्य में हरे और काले रंग का उपयोग किया जाता है। तो यह हरे और काले रंग का उपयोग कथकली नृत्य में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कथकली से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे पहले हैं कृष्णन कुहरी, कृष्णन कुहरी। उसके बाद अगले हैं कृष्ण नायर। उसके बाद अगले हैं आनंद शिवरामन। आप लोग इसके नाम को याद रखेंगे, कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन। इसके बाद एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है कि हाल ही में इटली के एक महिला का निधन हुआ है जो कि कथकली नृत्य से संबंधित थी। तो ये मिलान सालिनी एक महिला थी इटली की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है और वह कथकली नृत्य से संबंधित थी। उसके बाद अगला नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य देखें तो कथक। कथक भारतीय राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और अच्छन महाराज। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं जिससे कि लगातार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि कथक शब्द का अर्थ क्या है? कथक शब्द का अर्थ होता है कहानी कहने वाला, कहानी कहने वाला। कथक शब्द का अर्थ कहानी कहने वाला है। उसके बाद यह किस पर आधारित है? कथक नृत्य किस पर आधारित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह राधा कृष्ण पर आधारित है। अगला है शास्त्रीय नृत्य में मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और इसके कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में देखें तो ये झापेरी बहनें, ये 4 बहनें हैं, चारों बहनों को झापेरी बहन कहा जाता है। ये झापेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है और इस नृत्य की एक विशेषता है कि इस नृत्य को केवल महिलाएं ही करती हैं।
नाम से ही पता चल रहा है मोहिनी अट्टम, तो इस नृत्य को केवल महिलाएं करती हैं। और यह किसकी कथा पर आधारित है? तो भगवान विष्णु और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। यह मोहिनी अट्टम नृत्य भगवान विष्णु और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। अब मोहिनी अट्टम से संबंधित कुछ प्रमुख कलाकार को देखें तो पहले कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, दूसरे हेमा मालिनी, तीसरी श्रीदेवी और चौथी भारती शिवाजी। ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिससे लगातार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये थे हमारे शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद अगला है प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन लगातार हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में नोबेल पुरस्कार का जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन पूछे थे कि कैलाश सत्यार्थी, भारत में कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन से संबंधित हैं? उनको शांति का नोबेल पुरस्कार हम लोगों ने देखा था कि शांति का नोबेल पुरस्कार उनको मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध भारत में बचपन बचाओ आंदोलन से है। आप लोग इसको याद रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। चलिए देखते हैं अब आगे प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। तो सितार, सबसे पहला है सितार। सितार एक वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित वादक हैं पंडित रविशंकर और विलायत खां। अब इसकी खोज जो है याद रखिएगा, सितार की खोज अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने सितार की खोज की थी। उसके बाद है तबला। तबला के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तबला से संबंधित हैं जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा और किशन महाराज। ये चार लोग हैं जो कि तबला से संबंधित हैं। इन चारों लोगों से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बांसुरी। बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष और दूसरे हैं हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। उसके बाद अगला है शहनाई। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां और अली अमजद हुसैन। बिस्मिल्लाह खां और अली अमजद हुसैन। उसके बाद है सरोद। अगला सरोद। सरोद से कौन कौन संबंधित है? तो अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? तो सरोद से है। और उसके बाद अगले हैं अली अकबर खान, इनका भी संबंध सरोद से है। उसके बाद एक है वीणा। वीणा से कौन कौन संबंधित है? तो एक व्यक्ति हैं एस बालाचंद्रन। एस बालाचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वीणा से है। एक और क्वेश्चन वीणा से पूछा जाता है कि कौन प्राचीन शासक वीणा से संबंधित था? तो प्राचीन शासक समुद्रगुप्त, जिसे कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, यह समुद्रगुप्त वीणा से संबंधित थे, यानी कि वीणा ये बजाते थे। इसके बाद अगला है संतूर। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। शिव कुमार शर्मा जो कि एक प्रमुख संतूर वादक थे। उसके बाद अगला है पंडित भजन सोपारी। पंडित भजन सोपारी भी संतूर से संबंधित है, लेकिन इनका हाल ही में निधन हो गया है। पंडित भजन सोपारी का निधन हाल ही में हुआ है, इसलिए इस हिसाब से यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। संतूर से संबंधित एक वादक है पंडित भजन सोपारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद अगले हैं वायलियन। वायलियन किससे कौन संबंधित है? तो डॉक्टर एन राजन। एन राजन का संबंध वायलियन से है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा, तो भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहला है तमिल, दूसरा उड़िया, तीसरा तेलुगु, चौथा संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम। कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब इन भाषाओं से देखें तो इसमें पूछा जाता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तो सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है, जिसको कि 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तो उड़िया, जिसे कि 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और भी बाकी हम देख लेते हैं। संस्कृत, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया है। तेलुगु को 2008 में दिया गया है।
कन्नड़ को भी 2008 में दिया गया है और मलयालम को 2013 में दिया गया है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 2004 से। और इसी 2004 में पहली बार तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद भाषा से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। साथ ही साथ भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा से। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। और वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषा है, तो 22 भाषा। वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषा हैं। 14 भाषा के बाद मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा हैं। तो 15वां भाषा कौन था, तो 15th भाषा जो है सिंधी, जिसे कि संविधान में शामिल किया गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में यह 21वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसके तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद अगला है 16th, 17th और 18th, यानी कि 16वां, 17वां और 18वां नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये तीनों भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो 1992 में 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी तीनों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये 18 भाषा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, ये चारों को कौन कौन से भाषा थे, तो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। 92 संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है कि कोक बरोक भाषा का संबंध, यह क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, कोक बरोक भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो त्रिपुरा से है। उसके बाद कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो गोवा में बोली जाती है। यह दो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कोक बरोक भाषा और कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं कुछ लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य को देखेंगे तो सबसे पहला लोक नृत्य है पंडवानी। पंडवानी, पंथी और राउत नाचा, यह तीनों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, ये तीनों छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य हैं। उसके बाद अगला है तीजनबाई। तीजनबाई पंडवानी नृत्य की मुख्य कलाकार हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीजनबाई किस नृत्य की मुख्य कलाकार हैं, तो तीजनबाई पंडवानी नृत्य की मुख्य कलाकार हैं। उसके बाद अगला लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला। यह किस राज्य से संबंधित है, यह चारों लोक नृत्य यूपी से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है ढेकनी, फुगदी, सिगमो, गोवा। ढेकनी, फुगदी, सिगमो, यह तीनों किस राज्य से संबंधित हैं, गोवा से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है डांडिया और गरबा। डांडिया और गरबा का संबंध किस राज्य से है, तो गुजरात से है। उसके बाद अगला है चिराव या चापचार कूट। इसी चापचार कूट या चिराव लोक नृत्य को बेम्बो डांस भी बोला जाता है। और चिराव, चापचार कूट के अलावे खुल्लम, यह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मिजोरम का। मिजोरम से संबंधित लोक नृत्य कौन कौन से, खुल्लम, बेम्बो डांस, या बेम्बो डांस को ही चिराव या चापचार कूट बोला जाता है। उसके बाद अगला है सरलामकई। सरलामकई और चेलम। सरलामकई और चेलम, यह दोनों किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है। उसके बाद अगला है बिहू,
बेगुरुम्बा, भोरताल और झूमर। बिहू, बगुरुम्बा, भोरताल, झूमर, यह चारों लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? असम से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है नटी, चंबा, धमान, डांगी, कयागमाला, चोलम्बा। नटी, चंबा, धमान, डोंगी, कयागमाला और चोलम्बा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है यक्षगान। यक्षगान यह लोक नृत्य लगभग कई सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। यक्षगान, यक्षगान लंबी, लंबी भी एक लोक नृत्य है। उसके बाद बालक, बालक भी एक लोक नृत्य है। सॉरी, बालक नहीं है, बोलक है, बालक बोलक। उसके बाद वीरगसे, यक्षगान लंबी, बोलक, वीरगसे, यह कर्नाटक से संबंधित है। उसके बाद है रऊफ, कूद, हिकात, यह तीनों लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग थांगटा। थांगटा, पुंगचोलन, नट संकीर्तन, इस तीनों लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। उसके बाद अगला है लावनी, तमाशा और लेझिम। लावनी, तमाशा और लेझिम, इन तीनों का संबंध महाराष्ट्र से है। उसके बाद अगला है होजागिरी। होजागिरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से। और त्रिपुरा का एक रियांग जनजाति है, रियांग कम्युनिटी, रियांग समुदाय के द्वारा यह होजागिरी लोक नृत्य किया जाता है। इसके अलावा भी त्रिपुरा से संबंधित कुछ लोक नृत्य हैं, तो गरिया और भीजू, गरिया और भीजू, यह दोनों लोक नृत्य भी त्रिपुरा से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है घूमर, कलबलिया, चाकरी, गिंधर, गवरी और तेरह ताली। घूमर, कलबलिया, चाकरी, गिंधर, गवरी और तेरह ताली, ये सभी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद अगला है भांगड़ा, गिद्धा, डफ, यह तीनों लोक नृत्य किस राज्य से हैं? तो पंजाब से संबंधित है। उसके बाद अगला है सरहुल, कर्मा, विदेशिया और छऊ। सरहुल, कर्मा, विदेशिया और छऊ झारखंड से संबंधित है। वैसे विदेशिया जो लोक नृत्य है वो बिहार में भी बिहार से भी संबंधित है। और अगला है बांग्ला, लोहा, नोंगक्रेन। बांग्ला, लोहा, नोंगक्रेन, ये किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से। बांग्ला, लोहो, नोंगक्रेन, ये मेघालय से संबंधित है। उसके बाद अगला है बाउल, दुर्गा पूजा और कीर्तन, यह तीनों लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उसके बाद अगला है भामाकल्पन, वीर नाट्यम और कुचिपुड़ी। भामाकल्पन, वीर नाट्यम और कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। उसके बाद अगला है थय्यम और कुरियट्टम। थय्यम और कुरियट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। उसके बाद अगला है कोलाट्टम, कांवड़ी, कुंभी, सिलम्बटम, यह सभी किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको बार बार देखें, क्योंकि एक बार देखने से यह याद होगा नहीं, कई सारे नाम हैं इसके अंतर्गत। तो आप लोग, है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन आप लोग इसको बार बार देखें। बार बार देखने से एक दिन यह ज़रूर याद हो जाएगा और आप देखेंगे कि कई सारे एग्ज़ाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो आप लोग इसको याद करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।